जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया भाई। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत शानदार। सारे के सारे लाइव आ गए। बताइए। सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे। आ जाइए। तो कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने सवालों में? हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले थे, पता है ना आप लोगों को? और उस नए टॉपिक का नाम पता है या बताना पड़ेगा? बताइए। जी हाँ, पता है। हमारे बच्चे पढ़नियार हैं, समझदार हैं, जानते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ठीक है, लंब केंद्र हो गया मेरे भाई। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके पेपर का। ऑर्थो सेंटर के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम ऑर्थो सेंटर को ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए हम वो लगाएंगे। ऑर्थो सेंटर जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि जैसे ये लंब केंद्र है, तो ये लंब केंद्र बना किससे है? इन सेंटर किससे बना है? एंगल बाइसेक्टर से। सरकम सेंटर किससे बना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो मेरे भाई ये ऑर्थो सेंटर किससे बना है? तो ऑर्थो सेंटर बना हमारा एल्टीट्यूड के बाइसेक्टर से। यानी जहाँ पर सारे के सारे लंब मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। आप इस शब्द में ही देख सकते हैं यहाँ पे। ऑर्थो सेंटर का हिंदी होता है लंब केंद्र। यानी जहाँ सारे के सारे लंब मिल जाएंगे, जहाँ पर उनका केंद्र होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर लंब जो होता है, एल्टीट्यूड जो होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है? हम किसे एल्टीट्यूड कहते हैं मेरे भाई? ठीक है। तो इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि यहाँ से कई सारे लाइन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, कई सारे लाइन। लेकिन वो रेखा जो इस आधार के साथ 90 का कोण बनाती है, तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? उसी लाइन को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्योंकि एक बिंदु से कई सारी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो रेखा जो यहाँ पर आके 90 का कोण बनाए, वही हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगी। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से जो आके यहाँ 90 बनाए वो एल्टीट्यूड कहलाएगी। यहाँ से आके यहाँ जो 90 बनाए वो हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक त्रिभुज के टोटल कितने लंब हो गए? 3। 1, 2 और 3। और जहाँ पर ये सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है, उससे हम मेरे भाई क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या कहेंगे दोस्त? ऑर्थो सेंटर कहेंगे। वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ऑर्थो सेंटर, यही बातें हो गई। ऑर्थो सेंटर हम उसे बोलते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ को हम जानते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ऑर्थो सेंटर है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ो, ऑल द 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू अ पॉइंट। जैसे अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ये इसका पहला एल्टीट्यूड है, ये इसका दूसरा एल्टीट्यूड है और ये मेरे भाई इसका तीसरा एल्टीट्यूड है। और जहाँ पर तीनों के तीनों एल्टीट्यूड मिल जाएंगे, वहाँ पर उस मिलन स्थल को क्या बोलेंगे? तो उस मिलन स्थल को हम ऑर्थो सेंटर कहने वाले हैं, ओ कहने वाले हैं। ठीक है। क्या कहेंगे दोस्त? यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कहेंगे भाई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि जैसे आपने पढ़ा था इन सेंटर, और इन सेंटर का आपने एंगल पढ़ा था आपने। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। और यहाँ पर जो इन सेंटर का जो ये एंगल बनता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा कितने का बनता है? अगर मान लीजिए ये त्रिभुज का नाम ए बी और सी है, यहाँ पर अगर मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो ये जो थीटा होता है वो कितना होता है? तो थीटा की वैल्यू हमारी 90 प्लस एंगल ए का क्या हो जाएगा? एंगल ए का आधा हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारा इन सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, तो वो बराबर होता है 90 और इसके पीछे जो कोण है उसके आधा के। फिर आपने पढ़ा सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर आपने पढ़ा। अब सरकम सेंटर जब आपने पढ़ा, तो सरकम सेंटर मेरे भाई किसका मिलन स्थल है बताओ? तो जहाँ सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पर ये जो है पॉइंट इसका सरकम सेंटर है। क्या है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट इसका सरकम सेंटर है। मैं साफ लफ्ज़ों में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सरकम सेंटर। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट हमारा सरकम सेंटर है, ये पॉइंट हमारा इन सेंटर है,
ठीक है, अंतः केंद्र, फिर ये हो जाएगा हमारा बाह्य केंद्र। तो ये हमारा सरकम सेंटर है। तो इस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि एंगल BOC जो मेरे भाई होगा, ठीक है, एंगल जो BOC होगा वो हमेशा होगा किसका, एंगल A का दोगुना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एंगल ये आई पॉइंट है, तो एंगल BIC जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, 90 + θ/2। तो ये आपने पढ़ रखा है इन सेंटर में, ये आपने पढ़ रखा है सरकम सेंटर में। अब आपको तीसरा पॉइंट जानना है, और वो मेरे भाई किस में जानना है, तो वो तीसरा वाला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो वो तीसरा पॉइंट आपको जानना है इसमें देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल आपका A, B और C है, और जैसे मान लीजिए ये इसका एल्टीट्यूड है, ये मेरे भाई इसका एल्टीट्यूड है, और ये इसका एल्टीट्यूड है। अब ये जहाँ पर ये एल्टीट्यूड का मिलन होगा ना, इसे हम कहते हैं सरकम सेंटर। जैसे मान लीजिए x, ये x हमारा क्या है, तो ये सॉरी ऑर्थो सेंटर, ये x हमारा क्या है, तो x हमारा ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर ये जो लंब केंद्र आपका आएगा, ये जो हमारा x पॉइंट होगा, इस x की वैल्यू कितनी होगी, यानी अगर हम बात करें एंगल B, x और C को लेकर, तो मेरे भाई ये जो एंगल x होगा 180 डिग्री में से इसे घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 180 माइनस एंगल A, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखो ऑर्थो जो होता है ना, वो इंग्लिश में एक रूट वर्ड है। ऑर्थो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सीधा होना, और सीधा कोण का मतलब हो गया 180। बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इन सेंटर में तो उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, सरकम में और ऑर्थो में कंफ्यूजन रहता है। तो उनके लिए मेरे पास एक लाइन है, वो लाइन ये है कि देखो ऑर्थो, ऑर्थो एक रूट वर्ड है, ऑर्थो का मतलब होता है सीधा होना, सीधा होने का मेरे भाई मतलब है 180 डिग्री का कोण। क्योंकि कोई भी लाइन अगर सीधी है तो यानी उस पर कितने का कोण बनेगा, 180 का कोण बनेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऑर्थो का मतलब होता है सीधा होना, यानी एंगल A और ये वाला एंगल, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। इसलिए अगर इसकी वैल्यू 10 है तो 180 में से 10 घटा दो, इसकी वैल्यू 20 है तो 180 में से 20 घटा दो। तो आप इस आधार पर आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पर कहा गया ऑर्थो सेंटर में। क्या मेरे भाई बोला गया, तो देखो प्रॉपर्टी में कि अगर आपको एंगल नंबर B, H और C चाहिए तो 180 में से एंगल A को घटा दो, अगर एंगल A, H और C चाहिए 180 में से B को घटा दो, और अगर A, H और B चाहिए तो 180 में से C को घटा दो। ये सारी बातें आपको बोली गई हैं, और ये ट्रू है किसी भी प्रकार का ट्रायंगल के लिए, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दुनिया में किसी भी प्रकार का मेरे भाई ट्रायंगल है, तो ये बातें उसके लिए सिद्ध हैं, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, शीतल कहती हैं ग्रेजुएशन में कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या सीजल की परीक्षा दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल जी, शीतल जी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कहा गया है, ठीक है, कि O जो है हमारा क्या है, तो O हमारा ऑर्थो सेंटर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A, B और C है, और O जो है मेरे भाई क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर है। देन ठीक है, A विल बी ऑर्थो सेंटर ऑफ विच ट्रायंगल। बहुत बड़ा बात, देखो दोबारा से क्या बोला गया, सवाल समझा देता हूँ। ये आपका त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज ABC में O जो है लंब केंद्र है, किसका, त्रिभुज ABC का। ये जो ABC है ना, इस ABC का लंब केंद्र कहाँ है, यानी जहाँ पर इसके सारे लंब मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। तो ये जो O वाला पॉइंट है, ये A, B और C का लंब केंद्र है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक, जो ये A है, ये A किसका लंब केंद्र होगा। कल के दिन बोलेगा ये जो B है ये किसका लंब केंद्र होगा, और ये जो C है ये किसका लंब केंद्र होगा, यानी ये किसके ऑर्थो सेंटर होंगे। आप यहाँ तुरंत झपट से बोलेंगे, क्या बोलेंगे समझिएगा, आप यहाँ बोलेंगे सर समझिए, जैसे मानिए हम इस छोटू ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये छोटू ट्रायंगल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात जानें, तो ये इसका क्या हो गया है, तो ये इसका मेरे भाई एल्टीट्यूड हो गया है, लंब हो गया है। उसके बाद अगर हम मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर थोड़ा सा आप यहाँ पॉइंट्स को देखेंगे तो, ठीक है,
अब ये इसका लंब केंद्र हो गया। उसके बाद अगर मान लो कि जैसे ये वाली रेखा आपने देखी, ठीक है, इस वाले साइड का एल्टीट्यूड हमारा ये है। अब इस वाले साइड के ऊपर एल्टीट्यूड कैसे डालेंगे, तो आप बोलेंगे सर से देखो इसके ऊपर भी एल्टीट्यूड हमें डालना है, तो हम इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ जाके देखेंगे तो ये 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इस पर आप यहाँ से एल्टीट्यूड कैसे डालेंगे, क्योंकि देखो आपको मैं थोड़ा सा पॉइंट समझाता हूँ कैसे है क्या है। आप अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा OB वाला लाइन है, इस OB वाले लाइन पर आप C से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस OB वाले लाइन पर आप C से 90 का कोण बनाना चाहते हैं। आपने ये लाइन खींचा, ये 90 नहीं है। आपने ये लाइन खींचा, ये 90 नहीं है। आपने ये खींचा, 90 नहीं है। आपने ये भी खींचा, 90 नहीं है। 90 कहाँ बनेगा, तो 90 इसके पीछे बनता है। यानी आप यहाँ पर ये देखते गए कि भाई इस लाइन पे यहाँ तक तो 90 नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं, यहाँ तक आप लेकर गए। और तब आपने यहाँ पर इसी लाइन पर, जो कि 90 पहले यहाँ नहीं बना, फिर यहाँ भी नहीं बना, फिर यहाँ भी नहीं, यहाँ जाकर आपका 90 बन रहा है, तो आपने कहा अच्छा सर इसका 90 यहाँ पर है। उसी तरीके से मेरे भाई ये वाली जो लाइन है इसको और आगे बढ़ाया आपने, और आगे जाके आपको पता चला कि यहाँ पर जो है इसका 90 कहाँ पर, देखो इस वाले लाइन को आपने और आगे बढ़ा दिया, उसको बढ़ाने के बजाय इस वाले लाइन को और आगे बढ़ाया, और इसका 90 कहाँ बना, यहाँ पे। तो जब हम इसको थोड़ा आगे तक लेकर गए, इसको थोड़ा आगे तक लेकर गए, इसको थोड़ा आगे तक लेकर गए, तो ये सारा मिला O पे। यानी इस वाले का यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर यहाँ मिल रहा है, इस वाले का परपेंडिकुलर यहाँ मिल रहा है, इस वाले का परपेंडिकुलर यहाँ। जब इसको इसको और इसको तीनों को मिलाया तो वो कहाँ पर मिला, O पे, सॉरी A पे। यानी ये जो हमारा A है ना, ये हमारा A इस ट्रायंगल का क्या है, ऑर्थो सेंटर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं आसानी से। अब देखो एक बार आप यहाँ पर याद कर लिए तो अब आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अब अगर कल के दिन हम B पूछे कि ये B किसका ऑर्थो सेंटर है, तो बोलोगे सर B जो है हमारा A, O और C का यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर है। कैसे, तो सर देखिए ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ पर आके मिल रहा है, ठीक है। इस भुजा को हम जैसे बढ़ाएं तो ये इसके ऊपर आके 90 बना दिया, तो ये भी यहाँ पर आके आगे मिल रहा है। इस भुजा को हम जैसे बनाएं तो ये यहाँ पर आके 90 बना दिया, और इसको आगे बढ़ाने पे यहाँ मिल रहा है। यानी तीनों को जो खींच के हम लेकर आते हैं तो B पर मिलता है। यानी B जो है हमारा किसका है, तो A, O और C का है। उसी तरीके से C किसका है, तो A, O और B का है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ये जो A वाला है मेरे भाई, तो A के पीछे जो ट्रायंगल है यानी BOC है, तो A जो है ट्रायंगल BOC का ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। ये जो हमारा B वाला है, B पॉइंट, तो B किसका है, तो देखो B के पीछे जो ट्रायंगल है यानी ये वाला ट्रायंगल, तो बोलोगे सर B जो है हमारा ट्रायंगल AOC का है। और ये जो हमारा C वाला पॉइंट है, C किसका है, ABO का है। या फिर आप कह सकते हो सर AO और B का है। तो A बता दिया किसका है, B बता दिया किसका है, C बता दिया किसका है। ये तीनों पॉइंट आपने बता दिया कि कौन कौन किसके सेंटर हैं। तो बोला गया A किसका है मेरे भाई, तो A हमारा BOC का है। ऑप्शन नंबर A, खत्म कहानी। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे देखो यार, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है जहाँ पर सारे के सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं, सारे के सारे लंब मिलते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इस हरे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस हरे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हरे वाले की बात कर रहा हूँ, ये भी एक एल्टीट्यूड है, ये भी एक एल्टीट्यूड है, ये भी एक एल्टीट्यूड है। मैंने यार कहा कि देखो इस साइड पर देखो एल्टीट्यूड कौन सा डाला है, तो ये डाला है एल्टीट्यूड, ठीक है। मैंने कहा इस साइड पर कोई भी एल्टीट्यूड है, देखना यहाँ से कोई भी ऐसी B नाम से कोई भी लाइन आई है जो यहाँ 90 बना पाए, बन ही नहीं पाएगी। आप अगर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद आपको पता चलता है, जैसे मानो क्या है कि अब कोई ऐसा एक ट्रायंगल है यार एक्यूट नाम का, ठीक है। अब उस केस में अगर आप मानो जैसे ऐसा मैं थोड़ा सा कैसा ट्रायंगल बना दूं, मान लो ऐसा मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ और मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि आप जो है ना इस वाले साइड पर, ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके सामने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, मैंने कहा इस वाले साइड पर जो है, इस वाले साइड पर आप यहाँ से 90 गिरा दो, नहीं गिरा पाओगे। 90 बना दो, नहीं बना पाओगे। आप क्या बोलोगे, ऐसे ज़बरदस्ती का बीच में लेके आओगे, ये रहा 90 डिग्री का कोण, नहीं होता है। तो उस केस में इस वाले लाइन का हम 90 कैसे बनाते हैं, तो इस वाले लाइन का हम 90 ऐसे बनाते हैं, देखो इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर जाते हैं और फिर यहाँ से बोलते हैं, और तब बोलते हैं कि अच्छा ये जो है देखो इसके ऊपर 90 बना रहा है,
यानी इस रेखा को और थोड़ा लंबा लेकर जाना और तब बोला जाता है कि ये 90 बना रहा है। समझ गए? जैसे थोड़ा सा और हम ऐसे कर देते हैं, देखो मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल आपके पास ऐसे है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार देखो इसका तो एल्टीट्यूड यहाँ 90 पे बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस साइड पर मुझे 90 डिग्री का एक एल्टीट्यूड ऐसे बनाना है। क्या ये कभी भी 90 हो पाएगा? नहीं हो पाता है। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि इस केस में अगर हम चाहते हैं कि यहाँ 90 का कोण बने तो मुझे थोड़ा सा इसको आगे तक बढ़ाना पड़ेगा और ये लाइन लाकर इस पे 90 का कोण बनाती है और ये इसकी हाइट कहलाएगी। अब समझ गए मेरी बात को यहाँ पर कि इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाना होता है और उसी पॉइंट से एक 90 डिग्री गिराना होता है। तो वही मैंने यहाँ पर कहा कि इस लाइन पर 90 यहाँ से नहीं बन पाएगा, तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाओ और ये ले जाके यहाँ 90 बना देगा। समझ गए? उसी तरीके से ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, इस लाइन पर यहाँ से 90 नहीं बनेगा, तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाओ और ये ले जाके 90 बना देगा। अब देखो एक ये स्टॉप है, एक ये स्टॉप है और ये स्टॉप है। अब मुझे इन तीनों स्टॉपेज को मिलाना है, तो मैंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, मैंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, मैंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, और जहाँ पर सारे के सारे एल्टीट्यूड का मिलन होता है वो हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। यानी ए ऑर्थो सेंटर है। लेकिन ये ए जो है ऑर्थो सेंटर किस एल्टीट्यूड्स के हैं? तो इस ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड के मिलन हो रहे हैं कहाँ पे? तो ए पे। यानी ये जो ऑर्थो सेंटर है इस ट्रायंगल का है। अब समझ में आ गया? अब समझ गए? चलो, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 36 को देखो क्या बोला गया है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखो एक्यूट का, अच्छा एक और बात, ऑर्थो सेंटर की जो पोजीशंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ठीक है, पोजीशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ऑर्थो सेंटर का पोजीशन। जैसे आपको पता है यहाँ पर इन सेंटर के बारे में मैंने पढ़ाया था कि दुनिया का कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, इन सेंटर हमेशा अंदर होगा। उसके बाद सरकम सेंटर पढ़ाया कि अगर मानो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और मेरे भाई यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपने बोला था सर कि देखो इन सेंटर हमेशा भीतर होता है। ठीक है, सरकम सेंटर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज में भीतर होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे भाई सरकम सेंटर यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर बाहर होता है। और आपने कहा भी था कि सर देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा ये अपने आप को बाहर करता चला जाएगा, पैसा बढ़ेगा इसकी औकात बढ़ जाएगी तो ये अपने औकात से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले कम पैसा था, कम एंगल था तो भीतर था, थोड़ा पैसा आया तो बाउंड्री पे आ गया, और बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो अपने औकात से बाहर ही चला गया, मतलब ट्रायंगल को छोड़ छाड़ के निकल गया, बोला तुम गरीबों के साथ क्या रहना, मैं तो अपनी दुनिया बसाऊंगा। ठीक है, अब ये हो जाता था सरकम सेंटर की कहानी। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में भी तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक हमारा हो जाता है एक्यूट, दूसरा हमारा हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा मेरे भाई हो जाता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब जहाँ पर सारे के सारे कोण 90 से ज़्यादा हों। आपने कहा ठीक है सर, हम यहाँ पर समझते हैं बातों को लेकर क्या है। सेम तरीके से यहाँ देखो, ये इसका यहाँ पर एल्टीट्यूड जाएगा, इसका एल्टीट्यूड यहाँ जाएगा, इसका एल्टीट्यूड यहाँ जाएगा, ये सारे के सारे अंदर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? तो मेरे भाई इनसाइड होगा, भीतर होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जहाँ सारे के सारे एल्टीट्यूड का मिलन हो। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री ऐसे गिरेगा इसके ऊपर, देखो इस वाले साइड पर 90, देखो इस वाले साइड पर 90 डिग्री का एक लाइन गिरा दो ऊपर वाले वर्टेक्स से, तो ये गिर गया। उसके बाद ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा, और इस वाले भुजा पर इस वाले पॉइंट से एक 90 का लाइन खींचो तो वो यही वाला लाइन होगा, ये बन गया। और ये वाली भुजा है 90 डिग्री का, इसके ऊपर से एक लाइन खींचो, बन गया। तो ये पहला एल्टीट्यूड, यहाँ दूसरा एल्टीट्यूड और यहाँ तीसरा एल्टीट्यूड, सब आके इस पॉइंट पर जमावड़ा लगाए हुए हैं, मिले हुए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, बस फर्क यहाँ पर ये हो जाता है, सरकम सेंटर यहाँ पर होता है, ऑर्थो सेंटर यहाँ पर होता है, और इन सेंटर बीच में होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, इन सेंटर बीच में, सरकम सेंटर यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर यहाँ पर होता है। ठीक है, चलो, और उसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपका इन सेंटर भी भीतर, ऑर्थो सेंटर भी भीतर, सरकम सेंटर भी भीतर। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर भीतर, सरकम सेंटर हाइपोटेनस पे, और ऑर्थो सेंटर यहाँ वर्टेक्स पे। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज में यहाँ पर क्या होता है? इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी इन सेंटर कहाँ रहेगा? तो बीच में रहेगा। इन सेंटर कहाँ रहेगा? तो अंदर रहेगा। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं, हम इन सेंटर तो पढ़ नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया, जहाँ सारे परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो देखो इस वाले वर्टेक्स से सामने वाले पर 90 का लाइन खींचा जा सकता है बिना किसी परेशानी के, ठीक है। लेकिन इस वाले वर्टेक्स से हम इसके ऊपर 90 नहीं बना सकते। तो हमने कहा बेटा तुम थोड़ा फैल जाओ, मतलब आगे तक जाओ। ये लो 90 हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ठीक समझिएगा मेरी बात को, इस लाइन का भी 90 बन गया, इस लाइन पर भी 90 बन गया। अब मुझे इस वाले लाइन पर 90 बनाना है, ये वाले लाइन पर 90 बनाना है। अब मुझे अगर इस वाले लाइन पर 90 बनाना है मेरे भाई, तो इस वाले लाइन पर 90 कहाँ से बनेगा, इस वाले पॉइंट से। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये पाया यहाँ पर कि इस वाले लाइन पर यहाँ से डायरेक्ट 90 बनाया ही नहीं जा सकता। तो हमने कहा तुम थोड़ा फैल जाओ, यानी तुम थोड़ा यहाँ जाओ, और फिर यहाँ पर हमने देखा कि लो 90 बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस एल्टीट्यूड जहाँ 90 का कोण बना है, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट, इन सबको मिलाना है। तो मैंने इनको यहाँ से मिलाना शुरू किया, इसको यहाँ से लाना शुरू किया, इसको यहाँ से लाना शुरू किया, और ये हो गया इसका ऑर्थो सेंटर। ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, किस प्रकार का ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसका इन सेंटर भीतर होता है, उसका ऑर्थो सेंटर एकदम इस वर्टेक्स के पीछे होता है, और उसका सरकम सेंटर मेरे भाई आगे होता है। बताया था ना सरकम सेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेनस से थोड़ा सा और आगे होता है। यानी हमेशा एक सीधी लाइन में होते हैं, और आप याद करने के लिए ओ, आई और सी भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ओ, आई और सी भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 36 जरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 36 में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 36 में हमसे क्या बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 36 में कहा गया है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, एक अधिक कोण त्रिभुज की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है, कि किसी अधिक कोण त्रिभुज ABC में एंगल ए अधिक कोण है, यानी एंगल ए अधिक कोण है, तो ये बाकी बी और सी हो गया, ठीक है। बोला गया है ओ जो है लंब केंद्र है, यानी यहाँ पर ओ जो है ऑर्थो सेंटर है, और एंगल BOC का मान 54 है। देखो अब आपको पता है एक अधिक कोण त्रिभुज का जो है ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, तो हमेशा बाहर की तरफ, यानी यहाँ पर इसी के पीछे होता है, यानी यहाँ पर होता है। अभी बताया था इसका 90 बनाओगे, इसका 90 बनाओगे, इसका 90 बनाओगे, तो यहाँ मिलेगा, यानी ओ जो होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती एग्जाम्पल नहीं बनता। तो यहाँ पर बोला गया अब BOC का मान, अब BOC का मान जो है वो हमारा कितना है, तो BOC का मान हमारा 54 डिग्री है, और हमसे एंगल BAC का मान पूछ रहा है। हम आपको कितनी बार बताए हैं, बताइए, कि ऑर्थो सेंटर को और एंगल ए को दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हमारा 54 है तो इसको निकालने के लिए 180 से घटा दो, या अगर ये 54 होता तो इसको निकालने के लिए 180 से घटा देते, बात हमारा वहीं पड़ता। जैसे अगर ये 10 डिग्री है तो इसको 180 में से घटा दो, या अगर ये 10 डिग्री है तो इसको 180 में से घटा दो। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना फिक्स है। तो हम बोलेंगे सर देखिए एंगल BOC तथा एंगल BAC दोनों को जोड़ने पे सर कितना आएगा, तो 180 आएगा, ठीक है सर। अब आप मुझे बता दीजिए BOC का मान कितना है, 54 है, तो एंगल BAC का मान हम कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखिए एंगल BAC का वैल्यू हमारा आ जाएगा 180, ठीक है। तो एंगल BAC का मान हमारा हो जाएगा कितना, 180 में से 54 घटा दो, यानी यहाँ पर 126 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सत्यम शेखर कहते हैं VOD बैच को भी इस बैच में ऐड कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। मेरे भाई एग्ज़ाम में इतनी दिक्कत हो जाएगी आपको कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी वीडियो VOD बैच की है और कौन सी वीडियो लाइव बैच की है। प्रॉफिट लॉस के दो चैप्टर आपको दिखाना शुरू कर देगा, और दो चैप्टर दिखाएगा, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि सर ये वाला पढ़े या ये वाला पढ़े, कौन सा वाला पढ़े, ठीक है। तो चंद फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान आप कर बैठेंगे, और परीक्षा के समय में अगर एप्लीकेशन के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दी ना, तो नुकसान आपका है और कई गुना नुकसान हमारा भी है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ क्या करते हैं।
कहा गया है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का मान 52 है। ओ जो है वो त्रिभुज का लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। बीओ तथा सीओ को बढ़ाए जाने पर एसी तथा एबी से क्रमशः ई और एफ पर मिलते हैं। यदि ओबीसी और ओसीबी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, बीपीसी का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसलिए प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि सिर्फ ये ऑर्थो सेंटर पर आधारित नहीं है, ऑर्थो सेंटर के साथ ये एक और सेक्टर को या एक और सेंटर को लेके बैठा है। ठीक है, चलिए अब वो कैसे है वो समझते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमसे कहा गया ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है दोस्त। ठीक है, ये क्या है, हमारा ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का मान कितना है, तो एंगल ए का मान हमारा 52 है। ठीक, ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का, यानी एक ऐसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कोई भी जिक्र है ट्रायंगल के बारे में नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसको ऐसे ही बनाना, फिर ज़्यादा इसको ऑब्ट्यूज या राइट एंगल अपने आप से देने की कोशिश मत करना। जब नहीं बोलता है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओ इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का कहीं पर ओ नाम का कोई ऑर्थो सेंटर होगा, अभी हम लोग नहीं बनाएंगे। तो जैसे मानो यहाँ पर ओ नाम का ऑर्थो सेंटर हो गया, कहा गया कि बी ओ, ये जो बी ओ वाली लाइन है, बी ओ एंड सी ओ, ये जो बी ओ है और ये जो सी ओ है, बी ओ को एक्सटेंड किया गया है और बी ओ एंड सी ओ मीट ए सी एंड ए बी। ये बी ओ किसको मीट करेगा, ए सी को मीट करेगा, और ये सी ओ को एक्सटेंड करने पे कहाँ मीट करेगा, ए बी को मीट करेगा। कौन कौन से पॉइंट पे, तो ई पे और मेरे भाई एफ पे। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस इफ द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी, यानी एंगल ओ बी और सी का, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस वाले कोण का समद्विभाजक ये वाले कोण का जो है, इस कोण का बाइसेक्टर यानी ये वाली लाइन हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को, दोबारा से कहिए, ये वाली लाइन हो गई आपकी। ठीक है, और उसी तरीके ओ सी और बी, ये ओ सी और बी, इस वाले का बाइसेक्टर हमारा यहाँ मिल गया। तो ये दोनों के बाइसेक्टर जहाँ पर मेरे भाई मिलेंगे, ठीक है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी एंड सी एंड ओ सी एंड बी, जहाँ पर मिलेंगे मेरे भाई पी पर, कहाँ पर मिल रहे हैं, पी पर मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे एंगल बी पी सी का मान पूछा है। बहुत फेमस हो गया था मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल एक बार में। ठीक है, बहुत फेमस हो गया था। तो असल में ये क्वेश्चन क्या हो गया, कैसे बना, तो वो समझिएगा। आप एक बार ये अंदर वाली लाइन को भूल जाइएगा, बस एक बार के लिए भूल जाइएगा, और एक बार के लिए इसको भूल के आप बस बाहर वाली ये चीज़ों को देखिए कि ये ओ क्या है। तो बोलेंगे सर ये हमारा ओ ऑर्थो सेंटर है। किसका ऑर्थो सेंटर है, इसका। तो अगर ये 52 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। अगर ये 52 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर देखिए ऑर्थो सेंटर का और उसके पीछे के कोण दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। उस 180 में अगर ये 52 है तो 180 में से अगर हम 52 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 128 हो जाएगा। ठीक है दादा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप इसको ऐसे लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है और ये कोण बन रहा है। अब आपको पता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं जहाँ मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, और अगर ये थीटा डिग्री होता तो ये थीटा पता करना होता तो हम क्या बोलेंगे, 90 प्लस इसके जो पीछे है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 52 का आधा जोड़ देते हैं। भाई ऐसी गलती आप क्यों करेंगे ये बताइए पहले। आप तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो जब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये पीछे वाला कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इतना ही होगा ना। आप इस थीटा को निकालना चाहते हैं तो इसे 128 का आधा करेंगे। इसके पीछे क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे आपको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप इस ट्रायंगल देखो, यहाँ पर पूरा ऐसा थोड़ी है कंप्लीट एंगल बी का बाइसेक्टर का बात किया गया है, नहीं। कौन से वाले कोण का बात किया गया है, ओ बी और सी के बारे में बात है। तो जिसके बारे में बात है हम उसी का यहाँ पर एंगल बताएंगे। तो हमने कहा अगर थीटा निकालना है तो 90 प्लस किसका, 128 का आधा कर दो। तो यहाँ बोलोगे सर 90 प्लस कितना हो जाएगा, 64, यानी हमारा कोण हो जाएगा कितने का, 154 का। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो मैंने कहा ना इसके अंदर कुल मिलाकर दो सेंटर का जिक्र है। पहला हमारा ऑर्थो सेंटर है, दूसरा हमारा इन सेंटर है। इसके आधार पर ऑर्थो निकालना था और इसके आधार पर इन निकालना था। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, ये भी हमारा मेंस का क्वेश्चन है और ये भी उसी प्रकार से है। मुझे लग रहा है आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। इसमें थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन पूछा गया सेम, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा डेटा दे दिया है। मतलब हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ समझते हैं। इसमें उल्टा डेटा दे दिया है पहले वाले की तुलना में। बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ये ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी हो गया है। और उसके बाद हमसे क्या बोला गया, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। जीडी का रिजल्ट आ चुका है, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारा बी है, ये हमारा बी जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बी हमारा जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर हमने गलत बना दिया। बोला गया त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो बी है ये हमारा यहाँ पर ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद सी डी, जो हमारा सी डी है, ये सी डी हमारा कहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो सी डी जो है वो हमारा यहाँ पर, ठीक है, बोला गया सी डी हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये सी डी जो है वो हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तथा बी ई और सी डी जो है एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं, तो ओ पर काटती हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया एंगल ओ बी सी तथा ओ सी बी। अब देखोगे ओ बी सी यानी यहाँ पर कौन सा वाला कोण, तो दोस्त यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला एंगल हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है, ओ सी बी। ठीक है, ये वाला भी कोण यहाँ पे, इन दोनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं पी पर मिलते हैं। यानी इस पूरे एंगल का ये वाला एंगल, यानी इसका समद्विभाजक यहाँ पर कहीं होगा और ये वाला एंगल इसका समद्विभाजक यहाँ पर कहीं पर होगा। ये लोग मेरे भाई कहाँ पर मिलते हैं, तो ये लोग मेरे भाई पी पर मिलते हैं। ठीक है, यदि बी पी सी का मान 148 है, यदि ये हमारा बी पी का जो मान है ये हमारा कितना है, 148 है दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जाता है, एंगल ए का मान क्या है। इस एंगल ए का मान जो है वो एंगल ए का मान क्या है। उल्टा जाना है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे क्या करना है, उल्टा जाना है। पहले एंगल ए दिया था और पी पूछा था, अब पी दिया है, एंगल ए पूछा है। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, क्या परेशानी है बताओ। आप एंगल ए को भूल जाओ, कोई परेशानी नहीं है। आप बस यहाँ पर इस पे फोकस करो, पहले छोटे वाले ये ब्लू वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। आप बोलोगे सर ये ब्लू वाले ट्रायंगल में ये इन सेंटर है। ठीक है, और ये जो 148 होता है, ये 148 कैसे आएगा, तो 148 आएगा 90 प्लस ये एंगल, ये कौन सा देखो, तो 90 प्लस ये एंगल O/2, तो 90 प्लस एंगल O/2 मेरे भाई। तो आप क्या बोलोगे, 148 में से 90 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 58। ये हो जाएगा एंगल O/2 मेरे भाई। तो यहाँ से एंगल O की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 का 2 गुना 116। अब यहाँ से जब हमारा एंगल O का मान 116 आ जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको उसी तरीके से भूल जाओगे जिस तरीके से आपने अपने x को भूल दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ बोलेंगे देखिए एंगल O का मान हमारा कितना आ गया, 116 आ गया। तो एंगल O को और एंगल A को, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। तो अगर हमें एंगल A की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से हमें यहाँ पर 116 को घटा देना होगा। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई है जनाब, 64 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग। सर बहुत अच्छा समझाया आपने, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, पानी लाना, पानी पानी पानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो लोकेशन के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो अंदर होगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो मेरे भाई हाइपोटेनस पे होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो यहाँ पर और पीछे होगा। तो लोकेशन तो बता ही रखा है। ठीक है, यूलर वाली रेखा जो हमने आपको बताई, अब ये यूलर लाइन आपको पढ़ना है, वो पढ़ लीजिए। सुभजीत पोदार कहते हैं सर 1 से 30 तक बना लिया, 2 क्वेश्चन नहीं बना। चलिए, बहुत शानदार, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, कीप इट अप। कशिश फातिमा कहती हैं सर नहीं समझे। देखिए कशिश जी मेरे भाई, इस बात को समझिएगा, यहाँ पे आपका ये वाला एंगल दिया गया था, ठीक है। तो इस एंगल से हमने क्या किया, एंगल पी को निकाला, और हमने कैसे लिया, तो हमने, सॉरी, एंगल पी तो ये खुद है, ये एंगल पी है और ये एंगल ओ है, तो एंगल पी का मान दिया है, एंगल ओ का निकालना है। तो आपको पता है यहाँ पर कि इस वाले को निकालने के लिए हमें 90 में इसका आधा जोड़ना पड़ता है, यानी ये जो 148 डिग्री है ये बराबर है 90 प्लस एंगल ओ बाई 2। तो यहाँ से आपका एंगल ओ का मान 116 आ गया। अब एंगल ओ का मान 116 आ गया तो एक पल के लिए आप ये अंदर की सभी चीज़ों को आप भूल जाओ, ठीक है। आप यहाँ पर ये अंदर क्या दिया क्या नहीं दिया आप इसको भूल जाओ। अब आपको पता है यार कि ये ऑर्थो सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर और उसके पीछे का कोण का जोड़ 180 होता है। अगर इसकी वैल्यू 116 है तो 180 में से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। आदित्य मौर्य तब से पूछ रहे हैं आप छापा मारने नहीं जाते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, हम छापा मारने नहीं जाते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा बात पूछते हो सब ना। पंचन यादव कह रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस कब होगा? आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी टाइम स्पीड डिस्टेंस की, क्योंकि अब समय कम है तो मुझे लग रहा है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस की मुझे वीडियो ही अपलोड करनी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मिल जाएगा, देखते हैं जैसे हो पाता है, जो हो पाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए निकाल देंगे, ठीक। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट बात हमसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट बात यहाँ पर कहा गया द सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर। देखो अब यूलर की रेखा क्या है, यूलर एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने आपसे एक बात बोली थी और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था द सेंट्रोइड, द ऑर्थो सेंटर एंड द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर। उन्होंने कहा था कि देखो दुनिया में तुम किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना लो, कुछ भी मेरे भाई कर लो, यहाँ पे ये 3 चीज़ें तुमको एक ही लाइन में मिलने वाली है। जैसे क्या होता है, आप ऐसे समझना कि कल के दिन आप जब ट्रायंगल बनाते हो ना, तो आपको पता चलता है यहाँ पर उसका इन सेंटर है, यहाँ सरकम सेंटर है, और यहाँ बीच में कहीं पे ऑर्थो है। ये तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है। उसके बाद यूलर ने इसके ऊपर बहुत काम किया, उसने कई प्रकार के अलग अलग ट्रायंगल बनाए, ठीक है। उसने क्या किया, कई प्रकार के अलग अलग ट्रायंगल बनाए। यहाँ पर ये हमारा एक्यूट बनाया उसने, फिर उसने राइट एंगल बनाया, फिर उसने ऑब्ट्यूज बनाया, और उसने जो सब में एक बात कॉमन नोटिस की, वो यहाँ पर ऐसे नोटिस की जैसे मानो इसी का है, इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा तो बीच में, इसका मेरे भाई ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा तो यहाँ पे, और इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा यहाँ पे। तो यूलर ने कहा कि मेरे भाई ये तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। वही बात यहाँ बोला है, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर आर कोलिनियर एंड द सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। और ये बात बहुत ही बेहतर तरीके से आप राइट एंगल ट्रायंगल से समझ सकते हैं। हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये वाली जो होती है ये मीडियन होती है, माध्यिका कहलाती है। यहाँ पर इसका सेंट्रोइड होता है, ये जो हमारा कहलाता है इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं, क्योंकि सरकम सेंटर इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है। और इस वाले पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यूलर ने कहा देखो मेरी बातों को समझना है तो तुम राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल ले लो। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है, लंब केंद्र, ये सेंट्रोइड कहलाता है, माध्यिका हो गई, सॉरी केंद्रक हो गया, और ये आपका सेंट्रोइड हो गया, परिकेंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट है, तो देखो आपको पता है अच्छे से कि वर्टेक्स से लेकर सेंट्रोइड तक 2 पार्ट होता है, और सेंट्रोइड से लेकर साइड तक 1 पार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यही बात यहाँ बोला गया था, सेंट्रोइड यानी ये जो सेंट्रोइड है डिवाइड द लाइनिंग ज्वाइनिंग इन द रेशियो 2:1। तो ये जो सेंट्रोइड है यहाँ पर ये ऑर्थो और सरकम को किस रेशियो में बांटता है, 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है
क्या कहा गया वो देखिए, इन अ ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज 12। आपको पता है यहाँ पर कि एक ट्रायंगल है, जैसे मानो ये ट्रायंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और ट्रायंगल में सबसे पहले आएगा ऑर्थो, फिर आएगा सेंट्रोइड और फिर आएगा हमारा सरकम सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, यानी ये जो सेंट्रोइड है और ये जो ऑर्थो सेंटर है, इसके बीच की दूरी मेरे भैया कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो एंड सरकम सेंटर, ये ऑर्थो और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ, ये हमसे पूछा गया है। अनुराग परमार जी मेरे भाई पढ़ लीजिए, आप परेशान मत होइए, आपकी बात हमने सुन लिया, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखो बात ऐसी है, ये 2 और मेरे भाई 1 के अनुपात में होता है। 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है यानी यहाँ पर जो है, ठीक है, लंब केंद्र और ये हमारा परिकेंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 18 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसकी वैल्यू कितना होगा, 18 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में दूरी नहीं पूछा है, टोटल ओ और सी के बीच में दूरी पूछा है। देखिए ओ और सी के बीच में दूरी पूछा है, ठीक है। आ जाइए, अब उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दे दिया गया है नोट के तौर पर, और वो क्या दे दिया गया वो समझिए, ठीक है। वो हमसे क्या दे दिया गया वो समझिएगा, ये वाला पॉइंट पढ़िए आप, ये वाला नोट पढ़िए। चलिए, क्या कहा गया, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर इन एनी ट्रायंगल इज, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आपने तीनों बातें पढ़ी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, आपने कहा कि सर डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर इन एनी ट्रायंगल, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए हम राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है इन सेंटर कहाँ होगा, तो बीच में कहीं पर होगा। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी ना दोस्त, ये दोनों की जो बीच की दूरी होगी, ये बीच की दूरी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है r² - 2rr, जहाँ पर कैपिटल आर क्या बताता है, तो कैपिटल आर सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या के बारे में बताएगा, और स्मॉल आर हमारा इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या के बारे में बताएगा। बहुत ऐसे एग्जाम, जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पिछले साल के प्री को लेकर, तो पिछले साल के प्री में बड़े स्पष्ट लफ्जों में आपसे कहा गया था कि एक ट्रायंगल है जिसका सरकम रेडियस दे दिया गया है, उसका इन रेडियस भी दे दिया गया है, और बोला है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर की दूरी सीधा हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में सेम बात कहा गया है कि इफ़ द सरकम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6, इन रेडियस इज 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। नयन पांजा पढ़ लो भाई मेरे, आपकी बात सुन ली मैंने, ठीक है, दिख गया मुझे आपका कमेंट, अब पढ़ाई कर लीजिए, आइए, ठीक है। तो क्या बोला गया, तो हमसे यहाँ पर कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, तो हमने उस डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या लगाया, हमने उस डिस्टेंस को लगाया r² - 2r, और हमें क्या कर देना है, इसका रूट कर देना है, ठीक है। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे कैपिटल आर की वैल्यू 6 है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 - 2 इंटू कैपिटल आर 6, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 36 माइनस 6 दूनी 12 दूना 24, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 36 में से 24 गया तो कितना आएगा दोस्त, 36 में से 24 गया तो बोलेंगे सर √12, और √12 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3, √12 आपको भी पता है कि सर √12 का मतलब यहाँ पर हो गया रूट के अंदर 12 को करना है 4 इंटू 3, 4 का मेरे भाई रूट कितना होता है 2, और 3 का रूट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे रहेगा 2√3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, बढ़िया से समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो कुछ नहीं करना होता, हमेशा r² - 2rr कर देना होता है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है।
अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के सवालों को हम लोग लगाना शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ा के फेंक दोगे। ठीक है, हवा में उड़ा के फेंक दोगे मेरे भाई, समझे? चलो आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है सर यूलर लाइन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होगा ना? नहीं मेरे भाई, यूलर लाइन आपका हर प्रकार के ट्रायंगल में ये जो है एक तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, हर तरह के ट्रायंगल को ये सेटिस्फाई करेगा। अब बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में जहाँ पर इन सेंटर होता है वहीं पर मेरे भाई सरकम सेंटर भी होता है, वो दोनों जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, तो उनके बीच में दूरी कहाँ रहेगी? बिल्कुल आपने सही कहा, वो दोनों सेम होते हैं और उनके बीच में दूरी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब आप कैपिटल आर में से आप यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, देख लेना। और उस केस में ये बता देगा कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं। कई जगह आपको ये भी प्रूफ करना होता है कि प्रूफ करिए कि इसका इन सेंटर और इसका जो यहाँ पर एक तरीके से सरकम सेंटर है ये दोनों एक ही स्थान पे है। अगर मान लीजिए कि ये दो बिंदु एक ही स्थान पर है, ये दोनों बिंदु अगर मान लीजिए ये दो अलग अलग है तो इनके बीच में कुछ दूरी होगा, लेकिन अगर ये दोनों बिंदु मेरे भाई एक ही स्थान पर होंगे तो कोई दूरी नहीं होगा। तो उस केस में आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से उनकी दूरी को जीरो यानी शून्य साबित करना होता है। ठीक है, अगर वो डिस्टेंस ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब वो दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है, और अगर वो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं आता यानी वो दोनों पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, समझ गया मेरी बातों को आप? आ जाइए, चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज में सीधा सवालों को लगाते हैं। तो आपने जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ा उसमें सबसे पहले शुरुआत आपने इन सेंटर यानी अंतः केंद्र से किया था, फिर उसके बाद आपने पढ़ा सरकम सेंटर, ठीक सॉरी हाँ सरकम सेंटर पढ़ा, फिर उसके बाद आपने सेंटर का मतलब परिकेंद्र हो गया, फिर उसके बाद आपने सेंट्रोइड पढ़ा यानी आपका केंद्रक हो गया, और फिर उसके बाद आपने ऑर्थो सेंटर पढ़ा यानी लंब केंद्र हो गए। ये चार बिंदु आपने पढ़े हैं और इन चारों के आधार पर आपका ये एक्सरसाइज है। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी होगी वो देख लेना, मुझे उम्मीद है कि आपने सारी बातें देखी होंगी, सारी प्रॉपर्टी जानते होंगे। बस अब हमें उन प्रॉपर्टीज़ लगा लगा के मिक्स क्वेश्चन मारने हैं, तभी हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी लिखा रहेगा ये इन सेंटर है ये सरकम सेंटर, तो मिक्स लगाओगे ना तो फ़ायदा होगा। जैसे देखो यहाँ बोला गया पी क्यू आर में आर जो है समद्विभाजक भुजा, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर, यानी पी क्यू आर में ये हमारा पी क्यू आर नाम का ट्रायंगल है। तो हमने कहा ये हमारा पी क्यू आर है, एंगल आर समद्विभाजक भुजा पी क्यू को एस, ठीक है, आर मीट्स द साइड पी क्यू एट एस, द बाइसेक्टर ऑफ आर, एंगल आर का जो समद्विभाजक है वो पी क्यू को कहाँ पे मिलता है? एस पर मिलता है। हिंदी में थोड़ा सा लिखना चाहिए था, यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा जाता कि आर का समद्विभाजक भुजा पी क्यू को एस पर मिलता है, एस पर मिलता है। ये हिंदी की गलती है, यहाँ पर लिखना चाहिए था एस पर मिलता है। समझ गए मेरी बात को? पी आर की वैल्यू कितना है? देखो आर का जो समद्विभाजक है वो यहाँ पर पी क्यू को एस पर मिलता है। पी आर की वैल्यू 10 दे रखी है, पी आर की वैल्यू हमारी 10 है। आर क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है? 14 है। पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है? इस पूरे पी क्यू की वैल्यू, इस पूरे पी क्यू की वैल्यू दोस्त हमारी कितनी है? तो 12 है, 12 है। हमसे बोला गया है एस क्यू का मान बताओ। यहाँ पर ये जो एस क्यू है ना, इस एस क्यू का मान हमें बताना है यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। याद करो वो दिन जब हम आपको पढ़ाए थे, और हम क्या पढ़ाए थे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने आपसे कहा था कि यदि कोई ट्रायंगल है और उसके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन आती है, तो अगर ये 3 और 4 में है मेरे भाई, तो ये भी बेस 3 और 4 के ही अनुपात में होंगे। जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी अनुपात में ये दोनों होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये बाइसेक्टर है। इन दोनों का जरा एक बार आप अनुपात देखो, 10 और 14 का, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में। अगर ये 5 और 7 में है तो ये भी मेरे भाई 5 और 7 के ही अनुपात में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब बोलोगे 5 और 7 12 यूनिट, 12 यूनिट कितने सेंटीमीटर के बारे में? 12 सेंटीमीटर के बारे में। 12 यूनिट 12 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। तो हमसे यहाँ पर एस क्यू पूछा गया है तो 7 यूनिट है, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं चाय पीने चलते हैं, इज द करेक्ट आंसर। तुषार कहते हैं आपसे पढ़ के रैंक लेके आएंगे, बिल्कुल लाना है। ठीक है,
चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएल का प्री का क्वेश्चन। ठीक है, देखते चलिए, अब आप लोग को मजा आएगा, अब धुआं में उड़ा के फेंकोगे आप लोग सवालों को। हमको पता है ना आप लोग बहुत धुरंधर हो, इतने प्यार से जो थ्योरी पढ़ेगा उससे शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ना समझ में आए या ना बने। ठीक है, चलो अब इस सवाल को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बना लीजिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एबीसी का है, हो गया। एबीसी में एंगल सी 90 का है, तो ये हमारा एबीसी नाम का त्रिभुज है दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। एसी की वैल्यू हमारी कितनी है? तो एसी की वैल्यू हमारी 5 है। बीसी की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है, कहा गया एंगल ए का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। ये जो एंगल ए है ना, इसका जो समद्विभाजक है ये बीसी से कहाँ पर मिलता है? तो ये बीसी से मेरे भाई यहाँ डी पर मिलता है। समझिएगा मेरी बातों को। ठीक है, बोला गया है ये एडी का लंबाई बताओ। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ दिया बताओ, मतलब है बकवास सा क्वेश्चन एकदम, आप लोग बता नहीं सकते हैं? बताइए जरा, बोलिए। यही दिन आ गया है मतलब कि हम लोग इसका आंसर नहीं बता पाए। हमसे यहाँ पर एडी की लंबाई पूछी गई है, ये भी कोई सवाल है? फर्जी सवाल है यार, हैं? बताओ। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का समद्विभाजक। हमने कहा देखो हमारे मुन्ना लोग ऐसे आंसर बताएगा, बोलेगा सर देखिए ये परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12। तो आपको 5 12 13 का ट्रिपलेट याद है? मैंने कहा वो क्या होता है? तो फिर बच्चा बताया हमको कि सर देखिए परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो उस केस में हाइपोटेनस 13 होता है। ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा अच्छा याद आ गया, बढ़िया सही बोले तुम। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है कि ये रेखा जैसे क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये रेखा एंगल बाइसेक्टर है तो ये अगर 5 और 13 के अनुपात में है तो मेरे भाई ये भी 5 और 13 के अनुपात में होंगे, रेशियो में होंगे, वैल्यू नहीं है। सर ऐसा मत कर दीजिएगा आप कि इसको 5 और इसको 13 सेंटीमीटर बोल दीजिएगा, नहीं, फिर आप वहाँ गलत हो जाएंगे, आपकी फजीयत हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर ये 5 और 13 के अनुपात में है तो ये 5 और 13 के अनुपात में कहलाएंगे। ठीक है, हमने कहा बढ़िया बात समझा रहे हो, ठीक है बढ़िया और समझाते जाओ। तो बोला कि देखो आपके रेशियो से हमें क्या मतलब है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ एडी की वैल्यू को बताना, तो एडी की वैल्यू तो आप तभी बता पाएंगे ना, ये एडी की वैल्यू तो तभी बता पाएंगे जब आपको एसी और सीडी का मान पता हो। मैंने कहा सही बात है यार, क्योंकि इन दोनों का मान पता होगा तो इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू बताओ, तो सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बोला कि देखिए सर आप इस बात को समझिए, आप ये देखिए कि ये 5 और ये 13 के अनुपात में है, यानी ये पूरा कितना पार्ट में बटा हुआ है? 18 पार्ट में बटा हुआ है। यानी ये जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर के कुल कितने टुकड़े होने हैं? 18 टुकड़े होने हैं। और उस 18 टुकड़ा में कितना टुकड़ा सीडी के पास जाएगा? 5 टुकड़ा। यानी ये 18 का मान है, 5 का मान निकालना है। किसकी वैल्यू है दोस्त? सीडी की। 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 10/3। उसने कहा लीजिए सीडी का मान निकल गया, तो हम बोले हाँ निकल गया। कितना आ गया? 10/3। अब खुश हो जाइए। क्यों खुश हो जाइए? क्योंकि अब आप राइट एंगल ट्राइंगल वाला नियम लगा लेंगे। मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोलेगा देखिए ये आपका त्रिभुज है, और पीला वाले त्रिभुज में आपको ये 5 देखो, पीला वाला त्रिभुज में कैसे लगाओगे? AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD के स्क्वायर के। बस यही बात लिख लीजिए सर, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा AD के स्क्वायर के। AC हमारा कितना है? तो बताओगे सर AC हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। CD की वैल्यू कितनी है? 10/3, 10/3 का स्क्वायर 100/9 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा AD के स्क्वायर के। 25 का 9 गुना 225, 225 देखो करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 इंटू 9 225, 225 और 100 कितना हो जाएगा? 325/9 बराबर हो जाएगा हमारे AD के स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर AD का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? तो बोलोगे सर 325 बट्टे में कितना हो जाएगा? 9। ये हमसे दिया गया है। अब सर देखिए कैसे हम आपको समझाएं, तो बोलेंगे समझाइए ना हमको। देखिए आपके ऑप्शन में हर जगह √13 दिया गया है, यानी यहाँ पर अगर हम यहाँ रूट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहीं पर दोनों साइड रूट करते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा ये जो 325 है ये कैसे आया है? तो 325 यहाँ 25 इंटू 13 से आया है। ठीक है, बोलोगे सर आपके दिमाग में कैसे पता चल गया था कि 13 ही आएगा? मैंने कहा सारे ऑप्शंस मैंने देखे, 13 13 13 13, तो मैंने इसको 13 से डिवाइड किया।
13 का यहाँ पर 2 गुना 26 हो गया, फिर 65, 13 का 5 गुना 65, यानी ये 13 इंटू 25 है। और 13 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9, ये बराबर है किसके, AD के स्क्वायर के। मैंने कहा दोनों साइड रूट कर दो, तो दोनों साइड रूट करोगे तो 25 का रूट 5, 13 का रूट रूट 13, ठीक है। देखते चलो यहाँ पर कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखो 25 का रूट 5, रूट 13 हमारा ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा, 5 रूट 13 बटे 3, ये हमारा AD आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन वहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर A दिख रहा है, तो लपेटो ना, आगे बढ़ो फिर। समझ गए बात को। एक बच्चा कह रहा है सर 5 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, आप उस आधार पर भी बता सकते हैं 5 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, नहीं है, क्या है, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, तो आसान क्वेश्चन था, बहुआ क्वेश्चन था। यहाँ पर इन दोनों दिया गया था, तो उसके आधार पर हाइपोटेनस आपने निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हाइपोटेनस दे दिया, तो जिस अनुपात में ये दोनों है उस अनुपात में आपने इन दोनों को रखा हुआ है, ठीक है। और उस अनुपात के बाद आपने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर इन दोनों के स्क्वायर में जोड़ा, तो आपकी AD की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात समझते हैं, आगे बात क्या कहा गया है, क्या कहा गया है मेरे भाई। कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि DC की वैल्यू 2B है, यदि AC माइनस AB की वैल्यू 5 है तो AB की लंबाई क्या होगी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। और इस सवाल से हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गए और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। मैंने कहा ना कि 1 से 2 क्लासेस और लगेंगे, मतलब, और ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको ये करना है कि जैसे ये छोटे मोटे टुच्चे क्वेश्चंस हैं, ये छोटे मोटे टुच्चे क्वेश्चंस को आप जो है यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। इन पे आप लोग समय मत वेस्ट करिएगा, ये बहुत आसान आसान है, ठीक है। आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की, तभी फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। और जो बच्चा खुद से सवाल लगाएगा, जो वो सीख पाएगा, उसको कोई नहीं सिखा सकता कुछ और, ठीक है। तो खुद से सवाल लगाने का मज़ा ही कुछ और है, उसका सेटिस्फैक्शन ही कुछ और है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो, सभी चीज़ों को यहाँ पर है बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में कोशिश करेंगे इसको और आगे तक लेके जाने की, और अगले 2 क्लासेस के माध्यम से सेंटर ऑफ ट्रायंगल को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।